नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, साउथ एशिया की कूटनीति के शतरंज पर एक ऐसी चाल चली गई है जिसने दिल्ली की विदेश नीति की बिसात को हिला दिया है। यह चाल चली है हमारे पड़ोसी बांग्लादेश ने, और सिर्फ एक साइन से उसने भारत के लिए डिप्लोमेसी का नया मोर्चा खोल दिया है। बांग्लादेश ने यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए हैं। दिखने में यह एक साधारण इंटरनेशनल एग्रीमेंट लगता है, लेकिन इसके भीतर ऐसे प्रावधान हैं जो भारत के हितों, हमारी नदियों और भविष्य की जल नीति को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश ने यह कदम अभी क्यों उठाया और क्या इसके पीछे कोई बड़ा भू राजनीतिक इशारा छिपा है? दरअसल असली पेंच फंसा है टाइमिंग का, क्योंकि अगले ही साल 2026 में भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक गंगा वाटर ट्रीटी का रिन्यूअल होना है। यह वही समझौता है जिससे भारत गंगा के पानी का एक तय हिस्सा बांग्लादेश को देता है। लेकिन ठीक इस रिन्यूअल से पहले बांग्लादेश ने अचानक यूएन वाटर कन्वेंशन ज्वाइन कर लिया, और कमाल की बात यह है कि पूरे साउथ एशिया में ऐसा करने वाला वो पहला देश बन गया है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये यूएन वाटर कन्वेंशन है क्या और क्यों बांग्लादेश ने इसे अभी साइन किया? तो आइए इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। समझिए सिंपल से शब्दों में, यह कोई मोटा मोटा किताब वाला कानून नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंटरनेशनल रूल बुक है जो उन नदियों पर लागू होता है जो दो या दो से ज्यादा देशों से होकर गुजरती हैं, जैसे हमारे और बांग्लादेश के बीच बहने वाली नदियां गंगा, तीस्ता, फेनू, मनु, गोमती वगैरह, यानी पानी। यहां केवल पानी नहीं, यह जियोपॉलिटिक्स है, यह ताकत है और यह भविष्य की सुरक्षा है। इस कन्वेंशन का असली मकसद बहुत साफ है कि जो देश ऊपर है यानी अपस्ट्रीम, वो नीचे वाले देश यानी डाउनस्ट्रीम का पानी रोककर उसे परेशान ना करे। दोनों देश पानी को बराबरी और न्याय के साथ इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई नया डैम, बैराज या प्रोजेक्ट बनाना है तो पहले से दूसरे देश को बताना जरूरी है, यानी सरप्राइज नहीं चलेगा। अब इसका मजेदार इतिहास भी सुनिए। यह कन्वेंशन 1992 में यूरोप के लिए बनाया गया था, पर 2016 में इसे पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया। लेकिन असली ट्विस्ट यही है कि भारत और चीन दोनों ने आज तक इसे साइन नहीं किया है, क्योंकि दोनों देशों को अपने पानी और प्रोजेक्ट्स पर फुल कंट्रोल पसंद है और कोई तीसरा दखल नहीं चाहिए। और यही बांग्लादेश का कदम गेम चेंजर बन जाता है, क्योंकि जब बाकी बड़े खिलाड़ी इस खेल में नहीं हैं और बांग्लादेश अचानक से ये कार्ड खेल देता है, तो इसका मतलब है कि रिन्यूअल टेबल पर बांग्लादेश अब सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि खिलाड़ी बनकर बैठेगा। यानी ये सिर्फ साइन नहीं है, आने वाले खेल की बिसात बिछ चुकी है। लेकिन यहीं से सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है कि आखिर बांग्लादेश ने ऐसा कदम उठाया क्यों और इसके पीछे की असली वजह क्या है। इसे समझने के लिए बांग्लादेश का दर्द समझना होगा, क्योंकि यह एक ऐसा देश है जिसकी नस नस में नदियां हैं, लेकिन इन नदियों का स्विच भारत और चीन जैसे बड़े पड़ोसियों के हाथ में है। और बांग्लादेश पानी के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर है। कभी वहां बाढ़ आती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। और एक चौंकाने वाला डाटा आपको बता दें कि बांग्लादेश की 1400 में से 434 से ज्यादा नदियां या तो मर चुकी हैं या मरने की कगार पर हैं। ऐसे में जब कभी भारत में डैम का पानी छोड़ा जाता है तो बांग्लादेश के कई इलाके पूरी तरह डूब जाते हैं, और जब सूखा पड़ता है तो वहीं पानी के लिए लड़ाई हो जाती है। यानी बांग्लादेश के लिए पानी सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि सीधी जिंदगी और मौत का सवाल है। और बार बार बातचीत के बावजूद, चाहे तीस्ता हो या गंगा, बांग्लादेश को अक्सर लगता है कि उसे उसके हिसाब का फायदा नहीं मिलता। इसीलिए बांग्लादेश ने यह सोचा कि जब दो देशों के बीच टेबल पर बात से फायदा नहीं मिल रहा, तो क्यों ना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को बीच में लाया जाए। और यूएन वाटर कन्वेंशन को साइन करके बांग्लादेश ने एक तरह से अपने हाथ में कानूनी ढाल ले ली है, ताकि अगर कल को पानी को लेकर कोई विवाद होता है तो वो ये कह सके कि देखिए, अब हम सिर्फ भावनाओं की भाषा नहीं बल्कि इंटरनेशनल रूल बुक की भाषा में बात करेंगे। अब भारत की स्थिति समझिए, क्योंकि लीगल तौर पर यह हमें सीधे प्रभावित नहीं करता, क्योंकि भारत खुद इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर यानी कूटनीति की मेज पर यह एक बड़ा संदेश है और यह हमारे लिए एक चुनौती है। भारत का हमेशा से एक सिद्धांत रहा है कि घर की बात घर में ही सुलझाई जाए। हम मानते हैं कि दो देशों के बीच का मसला जैसे पाकिस्तान से सिंधु जल का मुद्दा हो, हम आमने सामने बैठकर सुलझाएं और किसी तीसरे की जरूरत नहीं। लेकिन बांग्लादेश ने इस बार तीसरे यानी यूएन को दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है और अब खेल बदल गया है। क्योंकि पहला असर यह है कि भारत को अपनी वाटर डिप्लोमेसी का तरीका बदलना होगा। कल तक जो बातचीत सिर्फ दिल्ली और ढाका के बीच होती थी, अब बांग्लादेश उसी मुद्दे को यूएन के मंच पर उछाल सकता है और वहां से हम पर दबाव डलवा सकता है। दूसरा असर है राजनीतिक और आर्थिक।
क्योंकि अगर कल को बांग्लादेश हमसे नदियों के फ्लो डाटा या डैम ऑपरेशन की ज्यादा डिटेल मांगता है तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना होगा। और जैसे हम पश्चिम में डैम बना रहे हैं, वैसे ही शायद अब हमें पूर्व में भी अपनी वाटर सिक्योरिटी के लिए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ेगा। और तीसरा खतरा है डोमिनो इफेक्ट का, यानी आज बांग्लादेश ने किया तो कल को नेपाल या भूटान भी यही रास्ता पकड़ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो साउथ एशिया की पूरी वाटर डिप्लोमेसी का नक्शा ही बदल जाएगा। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस यूएन कन्वेंशन के दम पर बांग्लादेश अब भारत को इंटरनेशनल कोर्ट यानी आईसीजे में घसीट सकता है? देखिए, सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि भारत ने इस पर साइन ही नहीं किया है। लेकिन बांग्लादेश ने एक दूसरा रास्ता खोल लिया है, और वो अब यूएन के मंच पर खड़े होकर भारत पर जबरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर बना सकता है। वो कह सकता है कि नदी को नुकसान ना पहुंचाना एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, यानी एक ऐसा अघोषित नियम जो सब पर लागू होता है, चाहे आपने साइन किया हो या नहीं। तो ये एक कानूनी हथियार से ज्यादा एक कूटनीतिक हथियार बन गया है। लेकिन फिर सवाल है कि बांग्लादेश ऐसा कर क्यों रहा है, और जवाब छिपा है जमीनी हकीकत में। क्योंकि यूएन की रिपोर्ट बताती है कि बांग्लादेश में पानी का संकट कितना भयावह है। सोचिए कि देश की आधी आबादी सूखे की चपेट में है और 60% लोग भयंकर बाढ़ के खतरे में जी रहे हैं, और उनकी 30% से ज्यादा नदियां या तो मर चुकी हैं या मरने की कगार पर हैं। यह एक देश की प्यास की कहानी है, और जब वह भारत जैसे देश से पानी की बात करने बैठता है तो उसे हमेशा कम फायदा मिलता है, क्योंकि वह निचला देश है, और यही बेबसी उसे अंतरराष्ट्रीय सहारे के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन यह बेबसी अब शायद आक्रामकता का रूप ले रही है, और इसका एक सबूत पाकिस्तान से आया। जब जनरल मुनीर से पाकिस्तान में यूनुस की मुलाकात हुई तो उन्हें आर्ट ऑफ ट्रंप नाम की एक किताब भेंट की गई, और उस किताब के कवर पर जो नक्शा था उसने दिल्ली के रणनीतिक हलकों में चिंता की लहर पैदा कर दी। रिपोर्टों के मुताबिक उस नक्शे में कथित तौर पर भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा दिखा दिया गया, और इस बात ने भारत के रणनीतिक और सुरक्षा हलकों में गंभीर चर्चा छेड़ दी, क्योंकि इस तरह के नक्शे किसी भी देश के लिए अत्यंत संवेदनशील माने जाते हैं। अब अगर इस नक्शे को एक संकेत माना जाए तो हाल में हुए कदमों ने इस पूरे मुद्दे को और भी ज्यादा अहम और ध्यान देने लायक बना दिया है, क्योंकि 6 से 7 नवंबर 2025 की तारीख नोट कर लीजिए, जब एक बेहद संवेदनशील खुलासा हुआ कि बांग्लादेश भारत के सबसे नाजुक सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के ठीक पास लाल मनीरहाट एयरबेस पर चीन से खरीदा गया एक एडवांस्ड एयर डिफेंस रडार सिस्टम लगा रहा है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि बांग्लादेश का यह कदम दरअसल एक तरह की डर वाली डिप्लोमेसी है। भारत ने जब से पाकिस्तान के खिलाफ इंडस वाटर ट्रीटी पर ऑपरेशन सिंधु जैसे सख्त फैसले लिए हैं, तब से ढाका को डर है कि कहीं गंगा संधि पर भी भारत अपना रुख न बदल दे। इसलिए उसने यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन को एक सेफ्टी नेट की तरह चुन लिया है। लेकिन असली तस्वीर 2026 में गंगा संधि के रिन्यूअल के वक्त ही साफ होगी, तभी पता चलेगा कि भरोसा बचा रहता है या नहीं। लेकिन मामला सिर्फ पानी का नहीं है। जब पड़ोसी देश अपना स्टैंड बदलता है तो सीमा पर सुरक्षा भी बदलनी पड़ती है, और यही भारत ने किया है। भारत ने बामुनी, किशनगंज और चोपड़ा में नए मिलिट्री गैरिसन बनाकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और मजबूत कर दिया है, क्योंकि ढाका की नई अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अब पाकिस्तान और चीन दोनों की तरफ झुकाव दिखा रही है। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों से मुलाकात और चीन के साथ बढ़ती साझेदारी भारत के लिए साफ संकेत है कि पूर्वी सीमा पर सतर्कता बढ़ानी होगी। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि चिकन नेक अब किसी भी हालत में कमजोर कड़ी नहीं है। यहां त्रिशक्ति कोर तैनात है, T-90 टैंक मौजूद हैं, और हाशिमारा एयरबेस से राफेल सेकंडों में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जमीन पर ब्रह्मोस रेजिमेंट है, और हवा में 3 स्तरीय एयर डिफेंस S-400, मेसरसैम और आकाश एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना चुके हैं। ऊपर से ड्रोन वॉरफेयर यूनिट इतनी मजबूत है कि किसी भी हलचल पर जवाब अब घंटों में नहीं, मिनटों में दिया जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि भारत का पूर्वी मोर्चे पर रणनीतिक दबदबा है। चीन का ब्री और बांग्लादेश का नई दिशा में झुकाव दोनों भारत के लिए चेतावनी है। लेकिन भारत अब सिर्फ रोकथाम नहीं, बल्कि हर कमजोरी को ताकत में बदलने की नीति पर काम कर रहा है। तो दोस्तों, कहानी साफ है। एक तरफ बांग्लादेश पानी के लिए यूएन का दरवाजा खटखटा रहा है, दूसरी तरफ भारत चिकन नेक पर फौलादी दीवार खड़ी कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।